सियासत में अपराध और सेक्स स्कैंडल के मामले बाहर आते ही बड़े बड़े सियासतदानों को गद्दी छोड़ देना पड़ता है। किंतु ऐसा तब होता है जब घटनाएं बाहर आती है। किंतु पर्दे के भीतर की राजनीतिक अयासी का अंदाजा लगाना आसान नहीं होता है। यह घटना सियासी इस्तेमाल के लिए एक महिला का एक मुख्यमंत्री के संग अंतरंग संबंधों के पनपने की है। यह घटना किसी महिला के प्रति दो बड़े राजनेताओं के दुस्साहस की भी है। ऐसी घटनाएं सुर्खियों में बहुत आती है, किंतु पर्दे के पीछे कितने गुनाहे अजीम होते हैं इसका अंदाजा नहीं लगता। यह कोई नहीं जानता है। बिहार की सियासत में 70 के दशक की राजनीति पर चर्चा बहुत कम होता है। मन्नू मीडिया की रिपोर्टिंग को देखकर ऐसा लगता है कि वह युग पवित्र काल था और 90 के बाद का काल गुनाहों की पोटली है। हम आपको आज बताएंगे वो सच जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। बिहार के बारे में रुचि रखते हो तो यह वीडियो जरूर देखिए। राजनीति में स्त्री पुरुष संबंधों के इस्तेमाल की बहुत सारी कहानियां बाहर नहीं आती है। कुछ कहानियां बाहर आती है तो हंगामा हो जाता है, किंतु कुछ कहानियां ऐसी होती है जिन पर कोई चर्चा ही नहीं होती है। आज हम बिहार के एक मुख्यमंत्री की बात करेंगे जो भ्रष्टाचार के लिए जाना गया, किंतु उस मुख्यमंत्री का नाम एक महिला साहित्यकार और राजनेता की आत्मकथा में आया तो पता चला कि वो भ्रष्ट ही नहीं बल्कि अश्लील भी थे। बिहार के उस मुख्यमंत्री से जुड़े इस वाकया में कई किरदार हैं, किंतु उस मुख्यमंत्री ने जिस महिला नेत्री के साथ हरकत की, उसी महिला नेत्री ने अपनी आत्मकथा में यह वाकया उजागर की है। सबसे पहले उस महिला नेत्री के बारे में जानिए। रमणिका गुप्ता का नाम प्रख्यात साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवा और राजनीति सहित स्त्री विमर्श पर बेहतरीन काम करने के लिए याद किया जाता है। आज़ादी के बाद रमणिका आजीवन हजारीबाग के कोयलांचल में सक्रिय रही थी। रमणिका गुप्ता सीपीआईएम की राज्य कमेटी के सदस्य के साथ साथ सीटू से संबंधित कोयला यूनियन की मुख्य संरक्षिका भी थी। वह 1977 में मांडू विधानसभा से विधायक चुनी गई थी। इससे पहले वो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी रही थी। उनकी जीवन की आरंभिक राजनीतिक यात्रा में उनका जुड़ाव कुछ दिनों के लिए कांग्रेस से भी था। आदिवासी और स्त्री विमर्श पर उनकी कई किताबें चर्चित हैं। उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के संबंध में अपनी आत्मकथा आप खुदरी लिखा है, यानी पुस्तक का नाम आप खुदरी है, जिसमें उन्होंने बिहार के कई राजनेताओं को बड़ी बेबाकी से नंगा कर दिया है। इस किताब में उन्होंने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने राजनीति में राजनेताओं से महिलाओं के संबंधों पर बड़ी बेबाकी से लिखा है। यह तो पहले किरदार की बात हुई। अब दूसरे किरदार है केबी सहाय, कृष्ण वल्लभ सहाय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार के दिवंगत मुख्यमंत्री, जाति से कायस्थ। अक्टूबर 1963 से मार्च 1967 तक केबी सहाय बिहार के कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, यानी कांग्रेस पार्टी से बिहार के मुख्यमंत्री थे। यह वही केबी सहाय हैं जिनके मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल को भ्रष्टाचार के लिए याद किया जाता है। सहाय पर आय से अधिक संपत्ति और पीडीएस में गड़बड़ी के आरोप थे। तब बिहार की गलियों में एक नारा लगता था, गली गली में शोर है, केबिया ... चोर है। गली गली में शोर है, केबिया ... चोर है। यह नारा बिहार के आम लोगों के जुबान पर इतना था कि रूल्ड और मिसरूल्ड पुस्तक में यह भी वर्णित है कि इस नारे को केबी सहाय के आवास पर उनका पोता उनके सामने ही रिपीट कर रहा था। इस कहानी के तीसरे किरदार तब के बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित राजेंद्र मिश्रा उर्फ राजा बाबू हैं। यह तो इस घटना के किरदारों की बात हुई। अब पर्दे के भीतर की कहानी को सुनिए। रमणिका गुप्ता अपनी आत्मकथा में लिखती है, मैं मुख्यमंत्री से मिलने पटना पहुंची। वे सवेरे 4 बजे उठकर फाइल देखते थे। उसी समय अपने खास मिलने वाले लोगों को भी बुलाते थे। 6 बजे के लगभग वे सैर के लिए निकलते थे। रास्ते में पैरवीकारों से बात करते चलते। केबी सहाय मुख्यमंत्री के पुराने निवास में ही रहते थे, जिसमें बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह रहा करते थे। वे गंभीर राजनीतिक वार्ताएं और फैसले भी सुबह की सैर के दौरान ही करते थे। मैं भी सवेरे 4 बजे मिलने वाले की सूची में थी। मैं गई तो फाइलों से सिर उठाकर उन्होंने सराहना भरी नज़र से मुझे देखा। हमारा प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा था, कहते हुए वो उठे। मैं खड़ी थी, उनका पीए जा चुका था। बोलो क्या चाहिए, बिहार का मुख्यमंत्री तुमसे कह रहा है। मेरी तरफ आते ही वे हाथ फैलाकर बोले। मैं स्तब्ध थी। रमणिका गुप्ता धनबाद में महिला प्रशिक्षण केंद्र के लिए कांग्रेस ऑफिस के बगल में ज़मीन मांगने की अर्जी लेकर गई थी। केबी सहाय ने
अर्जी पर सुनवाई के लिए लिखकर अर्जी को संबंधित मंत्री को आगे बढ़ा दिया। फिर रमणिका गुप्ता आगे लिखती हैं कि केबी सहाय ने उनसे कहा कि जाओ यह पत्र लेकर राजा बाबू से मिल लेना, वो तुम्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य मनोनीत कर देंगे। तुम कांग्रेस पार्टी का कार्य करो, मेरा मन तो तुमने जीत ही लिया है। यह कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी आगोश में लेकर चूम लिया। शायद मैं सपना देख रही थी, मैं विरोध नहीं कर सकी। मुख्यमंत्री केबी सहाय और रमणिका गुप्ता के बीच हुए इस वाक्य में रमणिका गुप्ता आगे लिखती हैं, खैर वे भटक गई। ऐसे भी क्षण आते हैं जब अचानक अनापेक्षित लादे गए एहसानों का एहसास किसी की ऐसी हरकत को नज़रअंदाज करने में सहायक बन जाते हैं। राजनीति में समझौता ज़्यादा चलता है और बलात्कार कम। कभी कभी समझौते की परिस्थितियां बदलने पर भी अपवाद स्वरूप बलात्कार का रूप ले लेती है। रमणिका गुप्ता आगे लिखती हैं कि मैंने स्वयं कई महिलाओं को आमंत्रण देखते हुए देखा है, उनके पतियों को बाहर पहरे पर भी बैठे हुए देखा है। ऐसी स्थिति में यह व्यापार बन जाता है जिसमें लाभ और हानि दोनों होते हैं। वह अपना स्वार्थ पत्नी के माध्यम से सिद्ध करता है। रमणिका आगे लिखती है, खैर मुख्यमंत्री का पत्र लेकर मैं राजा बाबू के पास गई। राजा बाबू यानी बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष, वह मेरी पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। वहां गई तो राजा बाबू ने कहा, बहुत अच्छा बोलती हो। मुख्यमंत्री बता रहे थे, आज ही तुम्हें मनोनीत पत्र दे दूंगा। उन्होंने हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। फिर अचानक उनके कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने असफल कोशिश की अपने को बचाने की, पर शायद वो कोशिश तीव्र न रही होगी। शायद मुझे एक सुखदायक आश्वासन के साथ साथ उनकी आंखों में सक्षम सहारा भी झांकता दिखा होगा। यह एक दूसरा सुरक्षा कवच था, एक बिहार का मुख्यमंत्री और दूसरा बिहार कांग्रेस का अध्यक्ष, एक कायस्थ और एक ब्राह्मण। इस आत्मकथा में बहुत कुछ लिखा गया है। इस पुस्तक में बिहार की तत्कालीन राजनीति में सियासी ज़रूरतों के लिए महिलाओं के इस्तेमाल पर भी बहुत कुछ लिखा गया है। यह आत्मकथा साबित करती है कि तब के दौर की राजनीति की गलियां बेहद संकीर्ण थी, जिस पर कभी मनु मीडिया चर्चा नहीं करता। इस कहानी में बहुत कुछ कहना शेष है। फिलहाल इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। हम फिर मिलेंगे।